हमारे जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और वही मूल मंत्र हमारे सभी पॉलिसियों का रहता है, इंक्लूडिंग बजट, कि जो भी फैसले ले वो देश हित में होने चाहिए, देश को मजबूत करने वाले होने चाहिए, देश को आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए, देश को ग्लोबल मैप में स्ट्रॉन्ग एक नेशन की तरह वो उभर के आए उसके लिए होने चाहिए। और दूसरा, देशवासी मजबूत हो। अब देशवासियों को बहुत सारे कैटेगरी में आपने भी डाला, बिलियनर, ट्रिलियनर, और जो आम जनता जिसको आप बोलते हैं, वो हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए ख़ास जनता है, वो हमारे लिए ख़ास जनता है, इसलिए कि हम उनकी सेवा करते हैं, उनको हमारी ज़रूरत है, वो हमारे से उम्मीद में रहते हैं और हम उनकी उम्मीद पे खरा उतरना चाहते हैं। इसलिए हमने, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, मार्जिनल क्लास हो, चाहे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, बॉटम ऑफ द पिरामिड हो, कुछ भी हो, हमारे लिए वो ख़ास लोग हैं और हम उनकी चिंता करते हैं, और बजट में उसकी झलक भी आपको दिखेगी। जहाँ तक बैड इकोनॉमिक्स और गुड इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, देखिए, ये कोई भी फैसले लेते वक्त आदमी प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखता है और अपनी जो है क्षमता भी देखता है। देश की क्षमता के अनुसार जो बेस्ट होगा वो सभी वर्गों के लिए किया जाएगा, और ख़ास कर दो चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखा जाएगा, दो तीन चीज़ों का। जैसे मैं कह सकता हूँ कि जो ग्रामीण भारत है उसके बारे में ज़्यादा चिंता होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मैं सोचता हूँ। जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखूँ तो ग्रामीण भारत में ज़्यादा फोकस होगा। उसके बाद अगर ग्रामीण भारत के बाद अगर देखें तो फिर जो अगर मैक्रो इसमें देखें तो फिजिकल कंसोलिडेशन पे बहुत फोकस होना चाहिए, और फिजिकल कंसोलिडेशन जो है आप 6.4 करें, इस बार हो सकता है 5.8 5.9 के आसपास हो, और आगे जो रोड मैप 4.5 का भी दिया जा सकता है। और तीसरी बात है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पिछले 2 बार में बजट में बहुत अहम तरीके से 2.9% ऑफ जीडीपी पिछले बार दिया गया था, 7.5 लाख करोड़ का। इस बार मुझे लगता है कि उसको भी और बढ़ा के, चूँकि जीएसटी में स्टेबलाइज हो गया है और टैक्स टू जीडीपी कलेक्शन अच्छा हुआ है, और जो बजटेड जो बजट थे और जो एक्चुअल कलेक्शन है उसमें बड़ी भारी 2 लाख की ऐसा लगता है कि ज़्यादा कलेक्शन होगा। तो हो सकता है कि ज़्यादा, आप कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और बढ़ाया जा सकता है, और निवेश का मतलब होता है कि थोड़े रोजगार के अवसर और सृजित होंगे। बेरोजगारी क्या एक बड़ी समस्या है? ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या डेमोग्राफिक लायबिलिटी में एक दिक्कत में कन्वर्ट भी हो सकता है? क्या सरकार इस बारे में भी थोड़ी सजग है? बेरोजगारी एक चिंता है ना, एक बड़ी परेशानी हो गई है, ये मानेंगे आप? देखिए संदीप जी, आज अगले साल तक दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है आबादी हिंदुस्तान में होगी, और अगर 2030 के में देखिए तो प्रोजेक्टेड फिगर के हिसाब से दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यंग वर्क फोर्स है वो देश में होगा। हम उसको हमारी पिछली सरकारें जो रही है कांग्रेस की, उन्होंने स्किल कभी देने की कोशिश नहीं। हमने एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई स्किल डेवलपमेंट की, इसलिए कि ताकि जितना ज़्यादा स्किल्ड करेंगे, जितना ज़्यादा कितने लोगों को स्किल किया, कौशल विकास कितने लोगों का हुआ? देखिए संदीप जी, अगर आप आंकड़े उठा के देखिए जो 2014 के थे और आज में परसेंटेज में जो है वो आज बहुत बड़ी मात्रा में स्किल्ड लोग लेबर भर के आए हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आज सारे कितनी लगती है जर्मनी में वो ऊंट के मुंह में जीरा है क्या? 92% आपने एक नारा दिया था ना, 2 करोड़ रोजगार हर साल सृजित करेंगे, फिर वो आंकड़े नहीं आप बताते हैं। आप स्किल इंडिया की बात करने लगेंगे, मुद्रा की बात करेंगे, स्वरोजगार की बात करेंगे, पर देखिए ये और मैं आंकड़ों की लड़ाई में आज घुसना ही नहीं चाहता हूं। रोजगार हम जब तक सृजित नहीं करेंगे, युवा देश का फ्लैग बेरर नहीं बन पाएगा ना हमारी विकास की मार्च का। देखिए संदीप जी, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हमारी सरकार उसको बहुत गंभीरता से लेती है कि हमारे पास यंग वर्कफोर्स है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको कैपिटलाइज करना है और उससे बेहतर से बेहतर प्रोडक्टिव बनाना है। ये हमारी सरकार की सोच है और हम उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में कल जो बजट आएगा उसमें भी आपको उस तरह की झलकियां दिखेंगी कि पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंदुस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रैक्शन में हो रही है, कंट्रैक्ट कर रही है, वह इंडियन इकोनॉमी जो ग्रो है कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा अगले बार के जो फोरकास्ट दिए गए हैं उसकी वजह है कि ग्लोबल
डिमांड जो है कम हो रहा है, जो अगर कंजम्पशन कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारा उससे इम्पैक्ट होगा और एक्सपोर्ट का जो नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसके इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा जाहिर है जीडीपी ग्रोथ में। लेकिन फिर भी हमारी सरकार की कोशिश होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा फोकस किया जाए। नहीं, क्योंकि आप इकोनॉमिक समझते हैं, डायनामिक समझते हैं जफर भाई। देखिए, जो सर्विसेज सेक्टर बढ़ रहा है अच्छी बात है। हमारे किसान जो हैं अभी भी अपने मजबूत कंधे देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर को संभाले बैठे हैं, वो अभी भी 3.5% की विकास दर दिखा रहे हैं। लेकिन जो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, औद्योगिक विकास, वो सिर्फ 4.1%। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा रहे हैं, 2 बार बढ़ाया, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, पर अभी भी इंडस्ट्रियल जो हमारी प्रोडक्शन है, जो ग्रोथ है, वो बढ़ने के बजाय और घट रही है लगातार। ये क्या संकेत दे रही है? देखिए संदीप जी, हमारा फोकस है मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए गति शक्ति जैसे जो लॉजिस्टिक के जैसे इश्यूज को हमने रिजॉल्व किया है। हमने जो है बैंकों की हालत ठीक की है ताकि कैपिटल अगर कोई निवेशक हो निवेश करने तो उसको बैंक के ऋण भी मिलते रहे। इसलिए आज देखिए एक और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अब जो है वो 75 के आसपास जो हो गया है, तो आगे 5-7% और जो यूटिलाइजेशन के बाद न्यू फैसिलिटीज़ के लिए जाहिर है निवेशक निवेश भी करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग में आज के पीएमआई ठीक है, वो बहुत कंफर्टेबल है। पीएमआई जो है वो अच्छा बोथ पर सर्विसेज पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 के ऊपर हर वक्त रह रहे हैं। लेकिन हमारा फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल जीडीपी में 16-17%, वो बढ़ के आगे ज्यादा से ज्यादा, इसलिए कि 2 वजह है उसकी कि इसलिए 2016 में भी आपने टारगेट रखा था 10 साल में 25% हो जाएगा, उसमें से 7वां साल आ गया और अभी भी वो 16-17 पर ही अटकी हुई है, बल्कि 14 तक भी चली गई थी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले दिनों में कोरोना और जो बैंकों की जो चरमराती हालत जो छोड़कर गए थे कांग्रेस ने, उसको सुधारने में, कैपिटलाइज करने में, फिर उसके बाद से जूझना पड़ा कोरोना से। हो सकता है हर डेडलाइन जो था वो आगे जाहिर बढ़ेगा, इसलिए कि 2 साल तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम खत्म हो गई। लेकिन हमारी कोशिश है कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट किया जाए। आने से पहले भी व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, बताइएगा मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं। कोरोना आने से पहले भी साल 19-20 जो वित्तीय वर्ष था, हमारी विकास दर 4.2% पर आ गई थी। 8 तिमाही लगातार वो गिरती जा रही थी और आखिरी तिमाही जो थी 2020 की जनवरी से मार्च, वो 3.1% तक भी आ गई थी। ऐसा नहीं है कोरोना से पहले हम कोई दहाई का आंकड़ा पार कर रहे थे विकास दर। संदीप जी, आपको ये भी तो समझना पड़ेगा, आप इस चीज को ध्यान ही नहीं देते हैं। आप सिर्फ टॉप जो नंबर है उसको ले लेते हैं। भाई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया, पॉलिसी रिफॉर्म्स के, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बाद जो स्लो डाउन होता ही है, जीएसटी जैसे बड़े कानून लेकर आएंगे, डीमोनेटाइजेशन जैसे बड़े अच्छे डिसीजन लेकर आएंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, तो उसके और बहुत सारे जो हमने टैक्स रैशनलाइजेशन किया और ऐसी बहुत सारे जो इनिशिएटिव लिए, रिफॉर्म मेजर्स लाए, वो बैंक्रप्सी कोड जैसे, तो उससे थोड़ा सा स्लो डाउन होता ही है किसी भी इकोनॉमी में। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में एक बार स्कैन करिए और जब उसके बैक टेस्टिंग कीजिएगा तो आपको एहसास होगा कि जहां जहां स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है वहां पर ऐसे, ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बाद जब एकदम से मोमेंटम आ रहा था तब कोरोना जैसी चीज हो गई। लेकिन आज उस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उस पॉलिसी इनिशिएटिव, पॉलिसी रिफॉर्म्स की वजह से देश अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है, पटरी पे है, तेजी से दौड़ रही है और उस पर मोमेंटम, और जैसे अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, प्राइवेट निवेश फिर से शुरू हो जाए, लेकिन बैंकों की हालत ठीक हो गई, क्रेडिट ऑफटेक के नंबर भी अब पॉजिटिव अच्छे आने लगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अब बेहतर हालत में है, तो मुझे लगता है, और 60% कंजम्पशन तो दुनिया का, देश का यही